आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी दौर की। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ नक्शे नहीं बदले बल्कि पूरी इंसानियत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1939। देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर के घाव अभी भरे भी नहीं थे और जो शांति आई थी ना, वो बस कुछ ही पल की थी। यूरोप की जमीन के नीचे एक और, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा भयानक जंग की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। और इस आग को हवा दे रहा था एक आदमी, उसकी एक सोच और पूरी दुनिया पर कब्जा करने का एक सपना। यहीं से शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और इसकी जड़ें, जैसा कि हम देखेंगे, बहुत बहुत गहरी थीं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर इतनी बड़ी तबाही की नौबत आई क्यों? इसे समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि इस महायुद्ध के जो बीज थे ना, वो असल में पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही बो दिए गए थे। ये थी वर्साई की संधि। देखिए, कागज पर तो इसका मकसद था कि भाई अब शांति होगी, दोबारा ऐसी जंग नहीं होगी। लेकिन जर्मनी के लिए ये शांति नहीं, ये एक राष्ट्रीय अपमान का दस्तावेज बन गया। एक ऐसा जहर जिसने अंदर ही अंदर बदले की आग को और भड़का दिया। सोचकर देखिए एक बार, किसी पूरे देश पर जंग का सारा इल्जाम लगा दिया जाता है। उसकी सेना को इतना छोटा कर दिया जाता है कि वो बस नाम की रह जाए। उससे उसकी जमीनें छीन ली जाती हैं और ऊपर से इतना भारी जुर्माना लगाया जाता है कि चुकाना नामुमकिन लगे। ये सिर्फ शर्तें नहीं थी, ये अपमान था। और इसी अपमान ने जर्मनी के लोगों में एक जबरदस्त गुस्सा भर दिया। और जब लोगों में इतना गुस्सा हो तो कोई ना कोई उस गुस्से का फायदा उठाने जरूर आता है। और वो था एडोल्फ हिटलर। एक नाकामयाब आर्टिस्ट, लेकिन एक कमाल का और खतरनाक स्पीकर। उसने लोगों के इसी गुस्से की लहर पर सवार होकर सत्ता हासिल की, लोकतंत्र का गला घोंट दिया और जर्मनी को एक बेरहम नाजी तानाशाही में बदल डाला। तो जर्मनी में तानाशाही आ चुकी थी, गुस्सा चरम पर था। अब बस इंतजार था उस चिंगारी का जो इस गुस्से को एक विश्वव्यापी आग में बदल दे। चलिए देखते हैं ये हमला शुरू कैसे हुआ। जर्मनी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसके लिए दुनिया तैयार ही नहीं थी। ब्लिट्जक्रीग, मतलब तूफानी युद्ध। ये सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं था। सोचिए, आसमान से बम गिर रहे हैं, जमीन पर टैंक गरज रहे हैं और उनके ठीक पीछे हजारों सैनिक एक साथ एक ही वक्त पर हमला। पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, यहां तक कि फ्रांस, एक के बाद एक देश कुछ ही महीनों के अंदर घुटनों पर आ गए। ऐसा लग रहा था मानो हिटलर को कोई रोक ही नहीं सकता। और हाँ, इस तबाही में जर्मनी अकेला नहीं था। उसके साथ थे इटली के मुसोलिनी और जापान के सम्राट हिरोहितो। इन तीनों ने मिलकर बनाया एक्सिस गठबंधन। और इन सब का मकसद वो बिल्कुल साफ था, दुनिया पर राज करना, अपनी ताकत और साम्राज्य को फैलाना। फिर आया साल 1941 और यहीं पर एक्सिस शक्तियों ने दो ऐसी बड़ी गलतियां कर दी जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। पहला, हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, एक ऐसा मोर्चा जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करके एक सोते हुए शेर को जगा दिया। बस यहीं से ये जंग असल मायनों में एक वर्ल्ड वॉर बन गई। और इस जंग की, इस मारकाट के बीच इंसानियत का सबसे काला, सबसे शर्मनाक पन्ना लिखा जा रहा था, होलोकास्ट। 60 लाख, ये बस एक नंबर नहीं है। ये उन यहूदी मर्दों, औरतों और मासूम बच्चों की तादाद है जिन्हें नाजी जर्मनी ने एक सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। 1942 आते आते तक अब किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो चुका था। जो एक्सिस ताकतें अब तक अजेय लग रही थी, उनका जीत का सिलसिला अब टूटने वाला था। अब बाजी पलटने वाली थी। और इस पलटवार की शुरुआत हुई स्टालिनग्राद से। यह शायद इतिहास की सबसे बेरहम लड़ाइयों में से एक थी। करीब करीब 20 लाख लोग मारे गए थे। यहीं पर, इसी शहर के खंडहरों में, सोवियत सेना ने न सिर्फ हिटलर की अजेय मानी जाने वाली आर्मी को रोका, बल्कि पहली बार उन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ यूरोप में जंग का रुख बदल रहा था, लेकिन उसी वक्त एक और कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में अक्सर ज्यादा बात नहीं होती। ये कहानी है इस वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान के किरदार की। 25 लाख, ये आंकड़ा याद रखिएगा। 25 लाख भारतीय सैनिक जिन्होंने अपनी मर्जी से वॉलंटियर बनकर ब्रिटिश आर्मी की तरफ से ये जंग लड़ी। ये इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी थी। और ये सैनिक लड़े कहां नहीं,
उत्तरी अफ्रीका की जलती रेत से लेकर इटली के बर्फीले पहाड़ों तक और बर्मा के घने जंगलों में हर मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का झंडा गाड़ा। खासकर इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई, जिसने बर्मा के मोर्चे पर जापान की कमर ही तोड़ दी। लेकिन देखिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसमें एक और अहम मोड़ है। उसी दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ रही थी। तो एक ही वक्त पर भारतीय सैनिक दोनों तरफ थे। ये दिखाता है कि उस दौर में हालात कितने पेचीदा थे। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जंग का आखिरी दौर, और देखते हैं कि इस तबाही की राख से एक बिल्कुल नई दुनिया ने जन्म कैसे लिया। यूरोप में अंत बहुत तेजी से आया। सब कुछ शुरू हुआ डी डे से, जब लाखों की तादाद में अलाइड सैनिक फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरे। वहां से उन्होंने जर्मनी को पीछे ढकेलना शुरू किया। फ्रांस आजाद हुआ और फिर सोवियत सेना बर्लिन पहुंच गई और फिर हिटलर ने अपने बंकर में खुदकुशी कर ली। नाजी जर्मनी का और उसके खौफ का अंत हो चुका था। यूरोप में तो जंग खत्म हो गई थी, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान अभी भी लड़ रहा था। और इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक परमाणु युग में दाखिल हो गई। तो इस जंग की कुल कीमत क्या थी? इंसानी जानों में आंकड़े दिमाग को सुन्न कर देते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा सैनिक इसमें शामिल थे और कुल मौतें करीब 7 से 8 करोड़। ये एक ऐसी तबाही है जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस महाविनाश के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। यूरोप की ताकत खत्म हो चुकी थी। अब दुनिया में 2 नए सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत संघ, और उनके बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर। भविष्य में ऐसी जंग को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। और हां, भारत जैसे कई देशों के लिए इसी जंग ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी का रास्ता भी खोला। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये सब जो हुआ ये इतिहास का बस एक और खूनी पन्ना था, या फिर ये इंसानियत के लिए इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सबक था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।